आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरणों का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरणों से संबंधित समस्याओं अर्थात स्टाइक्योमेट्री की। तो उससे पहले थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है और इन्हें संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो पहला तो यही प्रश्न है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आप लोगों को याद है, हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है? ये नियम बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है ना? ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसी नियम के अनुसार जब हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया दी जाती है तो उसमें जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है वह किसके बराबर हो जाता है? वह होता है उत्पादों के द्रव्यमानों के बराबर, है ना? तो अभिकारकों के द्रव्यमान को अगर हमने उत्पादों के द्रव्यमान की जितना ही करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण में उनके परमाणुओं की संख्या, जो समान तत्व के परमाणु है ना, उनकी संख्याओं को क्या कर देते हैं, एक जैसा बना देते हैं, जिससे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का भी अनुसरण हो जाता है और हमारी रासायनिक समीकरण तब क्या कहलाती है? संतुलित कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। अब देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की क्या क्या विधियां होती है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, जिनमें पहली विधि है जांच एवं भूल विधि। ठीक है, दूसरी विधि है आंशिक समीकरण विधि, तीसरी विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि और चौथी विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो इस प्रकार से ये जितनी भी विधियां हैं इनमें से हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जांच एवं भूल विधि के बारे में। ठीक है, बाकी की जो विधियां हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की, उनके बारे में हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? जांच एवं भूल विधि, जो कि होती है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस विधि को हम लोग कुछ उदाहरणों के थ्रू समझेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है निम्न अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित करें। मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस जल और उत्पाद के रूप में निर्मित हो रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, तो ये एक शब्द समीकरण है। सबसे पहले इस जांच एवं भूल विधि या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए जो स्टेप 1 होता है ना आपका, उसमें आपको करना है कि इस अभिक्रिया का एक ढांचा समीकरण आपने लिखना है। ढांचा समीकरण मतलब इसको आप लोग संक्षेप में कैसे लिखेंगे, जब हम इनको प्रतीकों के रूप में अभिव्यक्त करेंगे, है ना? तो देखते हैं। देखिए, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड के लिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे Mg3N2। ठीक है, प्लस जल, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है H2O, है ना? तो इसको भी लिख लीजिए, आपने लिख दिया H2O। ठीक है, अब उत्पाद के रूप में क्या निर्मित हुआ है? तो उत्पाद के रूप में निर्मित हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3, तो NH3। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ढांचा समीकरण। ठीक है, अब हमें इसमें एक और चीज करनी होती है स्टेप 2 में, कि अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसी सरल गैसें इसमें उपस्थित होती है ना अगर, तो उनको हमने परमाणविक रूप में लिखना होता है, जो कि यहाँ पर है नहीं, तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से नोट करिए, फिर इस पेज को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका जो ढांचा समीकरण है वह लिख दिया। अब हमें इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें चेक करना है कि कौन से तत्व के परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे इस समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए, इस समीकरण में सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसमें है? मैग्नीशियम में है। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम परमाणुओं को संतुलित करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि N2 है। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन परमाणुओं को हम लोग संतुलित करेंगे। तो एक एक करके हम इस
समीकरण को स्टेप बाय स्टेप संतुलित करते हैं, ठीक है। तो इधर तो देखिए यहाँ पर है Mg3N2 प्लस H2O, है ना। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। हमें मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या इधर बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इधर तो ऑलरेडी कितनी है, 3 है, ठीक है। तो हम लोग इधर साइड क्या करेंगे कि मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 3 हो जाए। हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 3Mg, है ना, OH होल ट्वाइस, यही तो करेंगे क्योंकि हमें इधर भी मैग्नीशियम 3 दिए गए हैं, तो हमें इधर भी मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या क्या बनानी है, 3 ही बनानी है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 परमाणु बना दिए मैग्नीशियम के। लेकिन क्या केवल मैग्नीशियम के ही 3 परमाणु हुए हैं, बल्कि ये जो 3 है ना, ये ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, सभी जगह पर इसने अपना प्रभाव उत्पन्न किया है। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं ना, अगर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 है तो ये जो 3 है ये इस 2 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही करते हैं ना, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, है ना। उसी तरीके से इसको भी समझ लीजिए, ये 3 इस मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में है, ऑक्सीजन के साथ में भी है और हाइड्रोजन के साथ में भी है। तो समीकरण को संतुलित करते वक्त हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से क्या किया है, हमने मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या दोनों साइड इक्वल कर दी है, बराबर बना दी है, ठीक है। अब हमें नाइट्रोजन के परमाणुओं का संतुलन करना है। तो नाइट्रोजन के परमाणु यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो हमको इधर भी कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। तो हम इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, हम इस समीकरण में, क्योंकि हमें नाइट्रोजन के उत्पाद की तरफ 2 परमाणु करने हैं, तो हम यहाँ पर 2 का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब ये बात यहाँ पर भी ध्यान रखनी है कि ये 2 जो है इस नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी बढ़ा दे रहा है। कैसे, यहाँ पर अभी तक 3 हाइड्रोजन के परमाणु थे, है ना। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें संतुलित करने हैं ऑक्सीजन के परमाणु दोनों साइड, है ना। तो दोनों साइड ऑक्सीजन के लिए जो परमाणु की संख्या है वह बराबर हो जानी चाहिए। तो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 ही परमाणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, देखिए 2 तो ये थे ही, ठीक है, और 2 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमें यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 6 परमाणु ही चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर 6 का इस्तेमाल करेंगे, 6 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया 6H2O, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हमने हाइड्रोजन के परमाणु को क्यों नहीं संतुलित किया, तो एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 6 2 12, है ना, 12 परमाणु हैं। और इधर साइड चेक कीजिए, देखिए 2 3 6 प्लस यहाँ पर भी कितने हैं, 6, तो 6 प्लस 6 कितने हो गए, 12 हो गए। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वे क्या है, पहले से ही संतुलित है उनकी संख्या इस समीकरण में, ठीक है। तो अब हम लोग जो हमारी समीकरण संतुलित होके आई है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई Mg3N2 प्लस 6H2O, और इन अभिकारकों ने मिलकर जो उत्पाद के रूप में निर्मित किया है उसे हमने संतुलित करके क्या लिख लिया है, 3MgOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3, है ना। तो ये हो गई हमारी समीकरण संतुलित, ठीक है। तो आप समझिए कि जांच और भूल विधि क्या होती है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की। चलिए इससे रिलेटेड एक और उदाहरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है। अभिक्रिया का ढांचा समीकरण लिखें तथा इसे संतुलित कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही होता है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ढांचा समीकरण लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो इसका समीकरण लिखेंगे वह क्या हो जाएगा, एसिटिलीन क्या होता है, C2H2, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ में हो रही है, ऑक्सीजन के साथ में हो रही है, ठीक है। तो हमने लिख दिया O2, ठीक है। और ये मिलकर प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में क्या निर्मित कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो हमने लिख दिया CO2 प्लस जल क्या होता है, H2O, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ढांचा समीकरण, ठीक है। अभी हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में एक बात की थी कि स्टेप 2 क्या होता है,
अगर हमारे पास कुछ सरल गैसों के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन आदि उपस्थित होती हैं तो उन्हें हम परमाणुओं के रूप में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो ये अणु के रूप में है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं ने मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाया है। हमें इसे परमाणु के रूप में लिखना है स्टेप 2 में, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे C2H2 प्लस ऑक्सीजन को परमाणु के रूप में कैसे लिखेंगे, एक सिंगल O लिख देंगे, ठीक है। और इन्होंने मिलकर CO2 यहाँ पर नहीं बदलेंगे, ठीक है। अगर ये अलग से गैस के रूप में उपस्थित होगी तब परमाणुओं के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन को परमाणु के रूप में भी लिख लिया, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि किस में परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो फिर उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे उस तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों साइड बराबर करने की, ठीक है। तो देखिए कार्बन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, यहाँ पर एक ही परमाणु है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी 2 परमाणु हैं। लेकिन जब हम इसको संतुलित करने लगेंगे तो हो सकता है हमें इसे बदलने की जरूरत पड़े। उससे पहले हम कार्बन के परमाणुओं की संख्या दोनों साइड बराबर कर लेते हैं। तो देखिए हम कार्बन परमाणुओं की संख्या दोनों साइड कैसे संतुलित करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इतना तो नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो इस समीकरण को हम लोग संतुलित करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। तो अगर इधर कार्बन के 2 परमाणु हैं तो हमें इधर भी कार्बन के कितने परमाणु कर देने चाहिए, 2 परमाणु कर देने चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के परमाणुओं पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इधर साइड बदल गई। कितने हो गए, 2 2 4 प्लस 1 5, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो अब हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं दोनों साइड। तो अगर इधर साइड राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 5 है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 5 ही रखनी चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में ये ऑक्सीजन O2 यानी कि अणु के रूप में दिया गया था, तो हमें उसे उसी प्रकार से लिखना चाहिए, है ना। अभी तक तो हम जांच एवं भूल विधि वाली समीकरण से किस प्रकार समीकरण को संतुलित किया जाता है वह सब स्टेप कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमें इस वाली समीकरण में इस O की जगह ऑक्सीजन के एक परमाणु की जगह ऑक्सीजन का अणु लिखना है, ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने देना है। बाकी की जो बची हुई समीकरण है उसमें हमें 2 से गुणा करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 2C2H2 प्लस 5O2, ठीक है। इसको वैसे ही रहने देना है, बोला था ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर 5O2 और इन्होंने उत्पाद के रूप में, अब यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H2O, है ना। और जो ये समीकरण हमको प्राप्त हुई है यही समीकरण है हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए अब इस समीकरण को चेक करते हैं कि ये संतुलित है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के कितने परमाणु हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 2 4, है ना। और इधर साइड भी कार्बन के कितने परमाणु हैं, 4 ही परमाणु हैं। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 2 4, है ना। और इधर भी 2 2 4, तो दोनों साइड हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु देखिए यहाँ पे 5 2 10, ठीक है। तो इधर साइड तो है 10 या 10, इधर कितने हो गए 4 2 8 प्लस 2, ठीक है। तो कितने हो गए, 10 हो गए। तो इसका मतलब है दोनों साइड विभिन्न तत्वों के या फिर जो समान तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या हो गई है, दोनों साइड पे बराबर हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो समीकरण है अब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप हो गई है। तो इस प्रकार से जो विधि हमने देखी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जांच एवं भूल विधि, वो आप लोग अच्छे से समझ गए। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरणों पर आधारित समस्याओं अर्थात स्टाइक्योमेट्री की, ठीक है। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और रिविजन करते रहिए। चलिए आज बात करते हैं स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन की। देखिए जो ये शब्द है स्टाइक्योमेट्री,
ये बहुत ही ज्यादा टफ सा शब्द लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको हिंदी मीनिंग में समझोगे तो इसका मतलब होता है रासायनिक समीकरणों से संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करना। ठीक है, जैसे कि हम अभी तक रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख रहे थे, है ना, वही रासायनिक समीकरण है। उनमें हम लोग उनकी मात्राओं के आधार पर, अगर किसी एक पदार्थ की मात्रा अर्थात द्रव्यमान, आयतन इत्यादि दिया गया है और हमें दूसरे पदार्थ का या फिर उत्पाद के रूप में या अभिकारकों के रूप में किसी की गणना करनी है, तो हम ज्ञात कर पाते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन। अगर हम स्टोइकियोमेट्री का शाब्दिक अर्थ ज्ञात करना चाहें, स्टोइकियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है स्टोइकियोन, ठीक है, और दूसरा होता है मेट्रोन। तो दो शब्द हो गए जिनसे मिलकर क्या बन गया, स्टोइकियोमेट्री बन गया। ठीक है, तो जो स्टोइकियोन है उसका मतलब होता है तत्व, ठीक है, और जो मेट्रोन होता है उसका मतलब होता है मापन या फिर किसी भी पदार्थ का या पदार्थ की मात्रा का मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर हम स्टोइकियोमेट्री का शाब्दिक अर्थ निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी तत्व या यौगिक की मात्रा का मापन ही स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। और मात्रा का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मात्रा का मतलब द्रव्यमान, आयतन, मोलों की संख्या इत्यादि से। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन के लिए हम लोग कुछ विधियां अपनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन विधियों के पहले तो नाम नोट करेंगे और फिर इनसे संबंधित कुछ समस्याएं या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहली प्रकार की समस्याएं होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं वे कहलाती हैं द्रव्यमान संबंधी समस्याएं। इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक की तरफ या उत्पाद की तरफ किसी एक पदार्थ का आपको द्रव्यमान दिया गया होगा और आपको दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान की गणना करनी होगी। तो दोनों के लिए ही द्रव्यमान इसीलिए दिया गया है क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों ही माध्यम से द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, एक का द्रव्यमान दिया जाएगा और दूसरे का हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब दूसरी प्रकार की जो या फिर हम जो स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन की बात कर रहे हैं तो उसमें इससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं वे हैं द्रव्यमान आयतन संबंधी समस्याएं। इसमें एक पदार्थ जो कि अभिकारक या उत्पाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान या फिर आयतन दिया जाएगा और हमें दूसरे का द्रव्यमान या फिर आयतन ज्ञात करना होगा। ठीक है, तीसरा जो टाइप सी होता है या तीसरा प्रकार बोल सकते हैं, ये होता है आयतन संबंधी समस्याएं या प्रॉब्लम्स, और हम लोग इसी में स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक पदार्थ जो कि अभिकारक की तरफ या उत्पाद की तरफ कहीं भी हो सकता है ना, उसमें हम लोगों को आयतन दिया होगा उसका और दूसरे के आयतन की हमें गणना करनी होगी। तो आप समझिए कि स्टोइकियोमेट्री क्या होता है और स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वह है टाइप ए, द्रव्यमान संबंध पर आधारित प्रश्न। इसमें जो हमारा उदाहरण है वह बोलता है कि 12.35 ग्राम 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 को गर्म करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपको कॉपर कार्बोनेट है ना, इसका क्या दे रखा है, द्रव्यमान दिया गया है और दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को साथ ही साथ कॉपर का परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया है। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमें पता चलेगा कि इसका यूज कहाँ पर होगा। सबसे पहले हम लोग इस अभिक्रिया से संबंधित समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 इसको किया जा रहा है गर्म, यानी कि ताप इसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये टूट जा रहा है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उत्पाद की तरफ हमारा क्या निर्मित हो गया, CuO और CO2। ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों साइड हमें इन अणुओं का द्रव्यमान नोट कर लेना है। जब हम अभिकारकों की तरफ
इन अणु का द्रव्यमान या फिर उत्पाद की तरफ इन पदार्थों का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, फिर हम तुलना करेंगे इस वाले द्रव्यमान से और तब हमें प्राप्त होगा कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉपर है, कार्बन है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ठीक है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो अब हमें क्या करना है, इस समीकरण में अभिकारकों की तरफ और उत्पाद की तरफ जिन जिन पदार्थों की हमें जरूरत है हम लोग उनके अणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। किस किस की जरूरत है? एक तो है कॉपर कार्बोनेट की जरूरत, क्योंकि इसका हमें द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, तो हम फिर बाद में उसी से तुलना कर पाएंगे, है ना। और कॉपर ऑक्साइड का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। पहले ज्ञात करते हैं कॉपर कार्बोनेट का द्रव्यमान। ठीक है, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हमें दिया गया है 63.5 ग्राम। प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम। और 3 परमाणु हैं तो 3 गुणा 16 ग्राम। ठीक है, इसको जरा जोड़िए या फिर इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 123.5 ग्राम या फिर 123.5 ग्राम। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान। तो कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कॉपर का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो इसका कितना द्रव्यमान आ जाएगा? ये आ जाएगा 79.5 ग्राम। तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग कॉपर कार्बोनेट का या कॉपर कार्बोनेट के अणु का जो द्रव्यमान है वह कितना है? 123.5 ग्राम। और जो कॉपर ऑक्साइड है उसके अणु का द्रव्यमान कितना है? 79.5 ग्राम। अब देखिए हम किस प्रकार से तुलनात्मक रूप से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड कितना है? 79.5 ग्राम। ठीक है, तो अगर आप लोग 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करोगे तो आपको कितना कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर यूनिटरी मेथड या एकक नियम लगा दीजिए। 79.5 ग्राम अपॉन 123.5 ग्राम। तो हम लोगों ने इतना नोट कर लिया। अब देखिए, अब हम लोगों को कितना ग्राम कॉपर कार्बोनेट की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में। आपके पास क्वेश्चन है कॉपी में नोट, उसको देखिए। तो देखिए हम लोगों को दी गई है 12.35 ग्राम किसकी? कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड कितना हो जाएगा? तो इसको सॉल्व कीजिए। 79.5 ग्राम अपॉन 123.5 ग्राम इंटू 12.35 ग्राम। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 7.95 ग्राम। ठीक है, तो आप समझ गए कि 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को जब गर्म किया जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड की मात्रा 7.95 ग्राम हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और हमने कैसे निकाला? आप पूरी मेथड समझ गए। हमें द्रव्यमान दिया गया था अभिकारक की तरफ कॉपर कार्बोनेट का और हमें उत्पाद की तरफ कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान निकालना था। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि द्रव्यमान संबंधी समस्याओं को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब बढ़ते हैं टाइप बी की तरफ। तो टाइप बी है द्रव्यमान आयतन संबंध पर आधारित प्रश्न। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl तथा O2 यानी ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। क्या? पोटेशियम क्लोरेट। 0.1 मोल पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3 द्वारा मुक्त ऑक्सीजन का NTP पर आयतन कितना होगा? NTP का क्या मतलब होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर सामान्य ताप और दाब की अवस्थाओं पर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3। इसको गर्म करने पर जब इसका विघटन होता है तो ये बना देता है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड प्लस और कौन सी गैस निर्मित होती है? ऑक्सीजन, तो O2।
अब इस समीकरण को संतुलित कीजिए। हमने इससे पहले के लेक्चर में समीकरण संतुलित करना देखा था, ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। और जब हम इसे संतुलित करेंगे तो ये बन जाएगा 2KClO3 और इसके विघटन पर उत्पाद के रूप में निर्मित होता है 2KCl और यहाँ पर हो जाएगा 3O2, ठीक है। इसे गर्म किया गया है या फिर ताप दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए यहाँ पर हमको जो वैल्यूज दी हैं वो मोल में दी हैं। हमने देखा था कि मात्रा का मतलब द्रव्यमान, आयतन, मोलों की संख्या कुछ भी हो सकता है ना। तो किसके मोलों की संख्या हमें दी गई है? KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट के मोलों की संख्या 0.1 मोल के लिए हमको किसका आयतन ज्ञात करना है? ऑक्सीजन का आयतन हमको ज्ञात करना है जब 0.1 मोल पोटेशियम क्लोरेट हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इस समीकरण के रूप में इनको मोलों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर कितने मोल हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे 2 मोल, है ना, यही तो होगा, ठीक है। और इधर साइड कितने मोल हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे 3 मोल। हम केवल पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन के लिए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसी के लिए पूछा गया है, ठीक है। अगर आयतन के रूप में मोलों को अभिव्यक्त किया जाए तो कैसे ज्ञात करते हैं? हमने देखा था कि 1 मोल में अगर एनटीपी पर आप आयतन देखेंगे गैसों का तो वो किसके बराबर हो जाता है? 22.4 लीटर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर 3 मोल है तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 22.4 लीटर और इसका मान आ जाएगा 67.2 लीटर, ठीक है। अब देख रहे हैं आप लोग, अब हमें आयतन कहीं पर मिल चुका है, ठीक है। और हम लोगों को इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 0.1 मोल के लिए ज्ञात करना है। तो इसको अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो हम लोग एकक नियम या यूनिटरी मेथड में इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 2 मोल KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट एनटीपी पर ऑक्सीजन मुक्त करता है। कितनी ऑक्सीजन? 67.2 लीटर, है ना, आयतन के रूप में लिख दिया तो 67.2 लीटर हो गई। अब 1 मोल के लिए या फिर 1 मोल KClO3 या पोटेशियम क्लोरेट एनटीपी पर ऑक्सीजन मुक्त करेगा कितनी? 67.2 लीटर अपॉन 2, इतनी तो करेगा, ठीक है। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो उसके बाद हम लोगों को कितने मोल के लिए ज्ञात करना है? क्वेश्चन में देखिए जरा कितने मोल दिया गया है? 0.1 मोल पोटेशियम क्लोरेट के लिए ज्ञात हमको करना है कि कितनी ऑक्सीजन मुक्त होती है एनटीपी पर, है ना। इसलिए 0.1 मोल पोटेशियम क्लोरेट एनटीपी पर ऑक्सीजन मुक्त करेगा कितनी? 67.2 अपॉन 2 इंटू 0.1 किसके बराबर? इतना लीटर, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 3.36 लीटर, ठीक है। तो 0.1 मोल पोटेशियम क्लोरेट एनटीपी पर ऑक्सीजन मुक्त करता है 3.36 लीटर और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम लोगों ने एक और टाइप की गणनाएं भी कर ली। अब एक लास्ट टाइप बचा है जो कि है आयतन आयतन संबंध पर आधारित प्रश्न। तो इसमें जो उदाहरण है वह है 200 मिलीलीटर एसिटिलीन के पूर्ण दहन के लिए एनटीपी पर ऑक्सीजन का कितना आयतन चाहिए तथा बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की गणना भी कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए एसिटिलीन क्या होता है? ये होता है C2H2, ठीक है। इसने क्रिया की है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, और उत्पाद के रूप में निर्मित कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। इस रासायनिक समीकरण को जब आप संतुलित करोगे तो ये बन जाएगा 2C2H2 प्लस 5O2 और इन्होंने मिलकर जो उत्पाद बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 4CO2 प्लस 2H2O,
ठीक है। अब इनको जरा हम लोग आयतन के रूप में लिख लेते हैं। देख रहे हैं आप लोग कि कितना ज्यादा रिवीजन हो रहा है। ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण में हम विभिन्न पदार्थों को आयतन के रूप में, द्रव्यमान के रूप में या मोल के रूप में अभिव्यक्त या विभिन्न मात्राओं के रूप में अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो जो ये एसिटिलीन है, इसका आयतन कितना है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसका आयतन हो गया 2 आयतन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें मात्रक मिलीलीटर दे रखा है तो हम लोग भी यहाँ पर मिलीलीटर में ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ml या 2 मिलीलीटर। ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए कितना आयतन है, ऑक्सीजन के लिए है 5 आयतन, तो इसको भी लिख लीजिए 5 आयतन, या फिर मिलीलीटर की फॉर्म में क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो 5 मिलीलीटर। ठीक है। हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। जल की हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है ना। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना आयतन है, 4 आयतन, यानी कि अगर मिलीलीटर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 4 मिलीलीटर। ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आपके क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, अपने क्वेश्चन में जरा देखिए कि ऑक्सीजन का कितना आयतन है, तो हमें आवश्यक ऑक्सीजन की गणना करनी है। ठीक है। और दूसरा पार्ट में हम करेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी गणना। ठीक है, कि कितना हमको कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो देखिए हम लोगों को एक चीज मालूम है कि 2 मिलीलीटर एसिटिलीन के लिए एनटीपी पर जो आवश्यक ऑक्सीजन है वह कितनी है, वह है 5 ml या 5 मिलीलीटर। तो इसको लिखते हैं। हमने लिखा 2 मिलीलीटर एसिटिलीन यानी कि C2H2 हेतु एनटीपी पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है या कितना आयतन है, तो 5 मिलीलीटर। ठीक है। फिर हम लोग किसके लिए निकालेंगे, 1 मिलीलीटर के लिए। इसलिए 1 मिलीलीटर C2H2 या एसिटिलीन हेतु एनटीपी पर ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होगी, तो 5/2, इतना ही तो मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब हम लोगों को कितने के लिए ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 200 मिलीलीटर एसिटिलीन के लिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, आपके पास क्वेश्चन है ना। तो इसलिए 200 मिलीलीटर C2H2 या एसिटिलीन के लिए एनटीपी पर ऑक्सीजन कितनी आवश्यक होगी, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे 5/2 इंटू 200 मिलीलीटर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा 500 मिलीलीटर। तो आपने एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया है ना। आपको किसका आयतन दिया गया था, एसिटिलीन का आयतन दिया गया था, आपने ऑक्सीजन के आयतन की गणना कर ली। अब बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की गणना भी आप सेम टू सेम मेथड से ही करेंगे। आपके पास 2 मिलीलीटर आयतन वाली क्या है, एसिटिलीन है, और आपके पास 4 मिलीलीटर आयतन वाली कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ये तो है इस समीकरण के अकॉर्डिंग। इससे तुलना करके ही आप 200 मिलीलीटर एसिटिलीन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की गणना करेंगे। तो हमने लिखा कि 2 मिलीलीटर एसिटिलीन यानी कि C2H2 एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है कितना ml या कितना मिलीलीटर, 4 मिलीलीटर। ठीक है। फिर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एकक नियम का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए 1 मिलीलीटर एसिटिलीन एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी कितना मिलीलीटर, 4/2 मिलीलीटर या ml। ठीक है। तो इसीलिए 200 मिलीलीटर C2H2 या फिर एसिटिलीन एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, तो इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए क्या करेंगे, 4/2 इंटू 200 ml, इतना ही तो हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 मिलीलीटर या 400 ml। ठीक है। तो हम लोगों ने आयतन संबंधी समस्याओं को भी सॉल्व कर लिया। तो आप इतना अच्छे से रिवाइज करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर अगले लेक्चर में हम लोग सीमांत अभिकर्मक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सीमांत अभिकर्मक या फिर लिमिटिंग रिएजेंट की। तो इसके नाम से ही समझिए, देखिए इसके शब्द में क्या है, लिमिट या फिर सीमा, किसी चीज की सीमा
या फिर लिमिट कहाँ तक निर्धारित की जाती है? इसका ये मतलब है कि ऐसा कोई पदार्थ जो या तो खुद किसी लिमिट में प्रेजेंट हो, है ना, या फिर यह किसी और पदार्थ की सीमा निर्धारित करे। अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, है ना, तो चलिए इसकी परिभाषा से इसको समझते हैं। इसकी परिभाषा बोलती है कि किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए हम उदाहरण लेंगे मीथेन के दहन का। मीथेन का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या होता है? मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, है ना, और इसका हो रहा है दहन। दहन का मतलब वायु की प्रेजेंस होगी, है ना, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। तो CH4 ने अभिक्रिया की ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि मीथेन ने अभिक्रिया की ऑक्सीजन के साथ में, और ये निर्मित कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी रासायनिक समीकरण। अच्छा, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है या अणु सूत्र क्या होता है? H2O, है ना। तो चेक कर लीजिए क्या ये समीकरण संतुलित है। देखिए कार्बन का एक ही परमाणु है, यहाँ पर कार्बन का एक ही परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन की 4 परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर 3 परमाणु हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 का इस्तेमाल कर लें या 2 का इस्तेमाल कर लें तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 2 2 4, इधर भी कितने हैं? 4 हैं। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, इधर कितने हो गए? 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर भी अगर हम 2 लगा देते हैं तो अब ऑक्सीजन के कितने हो गए? यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। अब ये समीकरण हो गई संतुलित। ठीक है, तो एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। कोई भी रासायनिक समीकरण आपको मिलती है तो उसे सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन जरूरी है ना। इसीलिए तो हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना भी सीखा था। तो देखिए हम बात क्या कर रहे थे कि इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक होगा CH4 यानी कि मीथेन। तो यहाँ पर मीथेन को हम लोग क्या लिख लेंगे? सीमांत अभिकर्मक या फिर लिमिटिंग रीएजेंट। ये मीथेन सीमांत अभिकर्मक क्यों कहलाया इस अभिक्रिया में? क्योंकि ये जो वायु है ये हमेशा अधिक मात्रा में उपस्थित है, जो मीथेन है वह कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होगा ना, इनकी मात्राएं, वह भी मीथेन की मात्रा पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, कि ये कितनी मात्रा में है उसी के बेसिस पे जो उत्पाद के रूप में पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वे निर्भर करेंगे। तो आप लोग समझे क्या होता है सीमांत अभिकर्मक? जो किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं ना, उसमें जो कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक होता है वही क्या कहलाता है? सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। और यही निर्धारित करता है उत्पाद में निर्मित पदार्थों की मात्रा को भी। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1.0 ग्राम मैग्नीशियम का एक बंद पात्र में दहन किया जाता है जिसमें 0.5 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। सीमांत अभिकर्मक इस अभिक्रिया में क्या होगा तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिक्रिया में कितनी मात्रा में बनता है? तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है किसी भी अभिक्रिया को देखने के बाद? उसका रासायनिक समीकरण के रूप में उसे लिखना। तो उसे लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण हो जाएगी Mg यानी कि मैग्नीशियम, और बंद पात्र में दहन किया जाता है जिसमें 0.5 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। दहन हो रहा है तो ऑक्सीजन की मात्रा तो होगी, है ना। तो इसने क्रिया की किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, और उत्पाद के रूप में ये क्या निर्मित कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या लिखते हैं उसे? MgO। ठीक है, अब सेकंड काम क्या होता है किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद? कि उसे संतुलित किया जाए, है ना। तो देखिए मैग्नीशियम का यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर भी एक ही परमाणु है, ऑक्सीजन की यहाँ पर 2 परमाणु है और इधर साइड एक ही परमाणु है। तो अगर हम यहाँ पर ट्वाइस MgO कर दें, ठीक है, और यहाँ पर भी हम ट्वाइस Mg कर दें,
तो हमारी समीकरण संतुलित हो गई है ना। मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु, मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ठीक है। और थर्ड स्टेप, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद उसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं का अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, है ना, उनका द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं, या फिर जो आवश्यक जितने भी हमारे पास अणु हैं, है ना, अभिकारकों की तरफ और उत्पाद की तरफ जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान तो कम से कम हम लोग ज्ञात कर ही रहे हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 24 ग्राम, ठीक है। तो 2 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम होता है, ठीक है। तो 2 परमाणुओं का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 16 ग्राम, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 32 ग्राम के, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, इतना ग्राम, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 80 ग्राम, ठीक है। तो हमने इन तीनों ही अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ, ठीक है, इनके अणुओं के द्रव्यमान या विभिन्न पदार्थों के द्रव्यमान समीकरण के रूप में या समीकरण के अनुसार ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है, हमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि सीमांत अभिकर्मक क्या है इस अभिक्रिया में। दूसरा, हमें ये बात ज्ञात करनी है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह अभिक्रिया में कितनी मात्रा में बनता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लिया। एक तरफ हम ज्ञात करेंगे सीमांत अभिकर्मक के लिए कि कौन सा है सीमांत अभिकर्मक इस अभिक्रिया में या इस समीकरण में, और वो कैसे ज्ञात होगा, जब हमें उसकी मात्रा पता होगी विभिन्न पदार्थों की। तो जब मात्रा पता होगी या फिर द्रव्यमान के रूप में पता होगा तो तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे कि कौन सा पदार्थ कम है और कौन सा पदार्थ ज्यादा है ना। और फिर उसके पश्चात हम लोग ज्ञात करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की कितनी मात्रा इस वाली अभिक्रिया में हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। तो पहले वाला स्टेप करते हैं, सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण। यहाँ देखिए 48 ग्राम मैग्नीशियम कितनी ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 48 ग्राम मैग्नीशियम क्रिया करता है कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ में, 32 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो 1 ग्राम मैग्नीशियम होगा वह कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो एकक नियम का इस्तेमाल करना होता है ना, ये तो अभी तक हम लोग सीख ही चुके हैं। तो कितने ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, 32/48 ग्राम ऑक्सीजन से, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के कितने ग्राम से संयोग करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा 0.6 ग्राम ऑक्सीजन से। इसका ये मतलब है कि मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ठीक है। तो इतना तो हम समझ गए। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दी गई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कितनी है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा कितनी दी गई है। अपने क्वेश्चन में जरा चेक कीजिए, आपने क्वेश्चन नोट कर रखा है कॉपी में। हमें दी गई है ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा 0.5 ग्राम। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये ऑक्सीजन है वह हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना उससे कम दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी सीमांत अभिकर्मक, क्योंकि यही डिसाइड करेगी उत्पाद में निर्मित पदार्थों की मात्रा, है ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में से सीमांत अभिकर्मक कौन हो गया, ऑक्सीजन सीमांत अभिकर्मक हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा की गणना जब हमने की तो वह आवश्यक मात्रा से कम आई, ठीक है। अब दूसरा स्टेप करते हैं, निर्मित मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन जब मैग्नीशियम से क्रिया करता है तो कितनी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है। तो हमने लिख लिया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के मैग्नीशियम से क्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है 80 ग्राम, ठीक है। अब हमें
कितने ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा दी गई है। हमें पता है ऑक्सीजन क्या है, सीमांत अभिकर्मक है दी गई समीकरण या अभिक्रिया में, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें ऑक्सीजन की मात्रा 0.5 ग्राम दी गई है, तो हम लिखेंगे कि 0.5 ग्राम ऑक्सीजन के मैग्नीशियम के साथ में क्रिया करने पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह कितनी बन जाएगी, कितनी बनेगी, तो बताइए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 80/32 इंटू 0.5, यही तो होगा, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25 ग्राम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया कि सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं और एक एक करके हम उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।